और अब परिस्थिति है कि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और ठीक वही परिस्थिति है जो महाभारत के युद्ध के समय में थी। एक तरफ कौरवों की सेना थी जो संख्या में बेशक विशाल थी और साथ साथ में सभी तरह के सत्य असत्य प्रयोग, साम दाम दंड भेद सबको लेकर के किसी तरह से असत्य की विजय श्री के लिए लड़ रही थी। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों की सेना थी जो सत्य को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह अभी वर्तमान का चुनाव भी ठीक वैसा ही चुनाव है। देश भर में कांग्रेस पार्टी और उनके साथ सहयोगी दलों ने मिलकर के जो संगठन बनाया है, वो सारा संगठन असत्य को स्थापित करने के लिए इस देश में झूठे नैरेटिव्स घड़ करके और एक उद्देश्य के साथ में कि किसी भी तरह से मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है, उसके लिए पूरी तरह से नियोजित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नियोजित शब्द जानबूझ करके उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं संगठित नहीं कह सकता, क्योंकि उनके यहां द्वंद्व चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी का परिवार है जो इस संकल्प के साथ में कि हम देश को बनाएंगे, देश को सशक्त, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाएंगे, देश को दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के भारत को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए जो है चुनाव के मैदान में उनके लिए सत्ता लक्ष्य है और हमारे लिए सत्ता जो है उस लक्ष्य को प्राप्ति का साधन है। ये दो तरह की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, दो तरह की विचारधाराएं आमने सामने खड़ी है। एक विचारधारा है जिसके लिए भ्रष्टाचार किसी भी तरह से कहीं भी हेय नहीं है, अपराध नहीं है, कहीं भी जो है आलोचना करने योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, नरेंद्र मोदी जी की सेना है जिसका भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। एक तरफ वो गठबंधन है जिस गठबंधन में सारे लोग, एक कोयले का चोर, एक जमीन का चोर, एक नौकरी घोटाले वाला, एक शराब घोटाले वाला, आधे जमानत पर छूटे हुए और आधे जेल में बैठे हुए, ये सब मिलकर के और मोदी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी सारी बाधाओं और चुनौतियों को समाप्त करके विश्व में भारत का स्थान ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ उस मानसिकता के लोग हैं जो खुलेआम इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर सीपीआई ने अभी अपना घोषणा पत्र 2 दिन पहले जारी किया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 370 को वापस इंपोज करने का काम करेंगे। वो 370 जो 70 साल से भारत के माथे पर कलंक के रूप में था और जिस 370 के कारण से आतंकवाद को पोषण मिलता था, जिस 370 के चलते हुए इस कुड़ी से लेकर के मारवाड़ का कोई शायद ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसी 2 पंचायतें नहीं होंगी जिनमें एक शहीद का स्मारक या शहीद की मूर्ति न लगी होगी। 48,000 लोगों ने जिस कश्मीर को अखंड बनाए रखने के लिए जो चुनौती इस 370 के कारण खड़ी हुई थी, वहां अपना खून देकर के, अपना सर्वस्व समर्पण करके उस कश्मीर को बचा के रखा। उस कश्मीर के को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाने वाली 370 को जो मोदी जी ने हटाया, उसको वो वापस स्थापित करना चाहते। एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन की संस्कृति की पोषक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सनातन संस्कृति के जितने भी मानबिंदु हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, उन सब के उन्नयन के लिए काम किया, देशी गौवंश के लिए काम किया, उसकी सेवा के लिए देश की सरकार ने गोकुल मिशन प्रारंभ करके देश के देशी गोवंश की महत्ता पूरे विश्व भर में स्थापित करने का काम किया। हमारी गंगा नदी जो हम सब के लिए आराधना का केंद्र है, हम सब के लिए एक आस्था का बिंदु है और उसके साथ साथ में देश के 40% लोगों के आजीविका और जीवन का आधार है। वो गंगा जो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कानपुर में ऐसा कहा जाता था कि गंगा में उंगलियां डुबा करके आप बाहर निकालो तो वो उंगलियां काली हो जाएगी और उस रंग को छुड़ाने के लिए आपको साबुन से का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां मच्छर के अलावा कोई भी जानवर उस गंगा नदी के पानी में जो है, कोई भी जलीय जीवन उस गंगा नदी पे पैदा नहीं हो सकता था, रह नहीं सकता था, क्योंकि वो पानी इतना जहरीला हो गया था।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस संकल्प के साथ में कि गंगा भारत की आस्था का मानबिंदु है, उसके संरक्षण के लिए काम किया। और सौभाग्य से मैं अपना मानता हूं कि आप सबका पुण्य मुझे मिला, कि आप सबके पुण्य से, आप सबके पुरुषार्थ से मुझे उस मां गंगा का सेवा मान्य करने का अवसर माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला। और आज मैं गर्व से एक बात कहता हूं, पिछले 5 साल में, 6 साल में हमने जिस तरह से काम किया, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से मिशन मोड पे गंगा के काम को ड्राइव किया, अभी पूरी दुनिया में एक कंपटीशन हुआ 1.5 साल पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह तय किया कि पिछला 10 साल जो थे वो ग्लोबल डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन थे, कि किसी भी ऐसे प्राकृतिक संपदा धरोहर के रिस्टोरेशन, उसको वापस पुनः जीवित करने, पुनर्स्थापित करने का दशक था। उस 10 साल में दुनिया के सब देशों ने अपने यहां जो जो काम उसको लेकर के किए थे या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे, उसका एक कंपटीशन हुआ। और उस कंपटीशन में हर देश ने अपने तरफ से एक एंट्री भेजी। 170 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारी भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गंगा पर काम किया, उस इनिशिएटिव को हमने अपनी तरफ से प्रतियोगिता में एंट्री के रूप में भेजा। और मुझे मित्रों, आप सब लोगों के बीच सामने एक कहता हुआ गर्व होता है कि जिस विरासत का सम्मान करने और विरासत को, उसके सम्मान को पुनः स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो गंगा संरक्षण का हमारा काम जो है दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में पहले 5 के अंदर सम्मिलित हो। ये विरासत का सम्मान है। अभी महाराज राम विचार जी कह रहे थे कि राम मंदिर, राम का मंदिर बना। राम के मंदिर के साथ साथ में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो है पुनरुद्धार किया गया। काशी बाबा का कॉरिडोर जिस तरह से विकसित हुआ, अगर आप में से कुछ लोगों को जाने का अवसर मिला हो अभी के समय में, और पहले अगर 5 साल पहले जाने का अवसर मिला हो, आपको अकल्पनीय परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप 5 साल पहले गए होंगे और अब अगर जाएंगे, काशी विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के और गंगा जी तक जाना अपने आप में एक दुरूह काम था। और आप मंदिर के परिसर में, आज भव्य परिसर से अंदर निकलते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं, वहां मां गंगा का मैं आचमन करके वापस लौट सकते हैं। मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं आपके सबके बीच, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी, आज गंगा नदी का पानी जो है वो देवप्रयाग से, जहां से गंगोत्री से लेकर के और जब हरिद्वार पहुंचता है, तब तक आप बेहिचक उठा करके आचमन कर सकते हो। उसमें कहीं अशुद्धता नहीं बची, एक बूंद भी गंदा पानी उसमें सम्मिलित नहीं होता। और उस कानपुर जिसका मैं कह रहा था कि वहां 4 उंगलियां डुबाने पे रंगीन हो जाते थे, उस कानपुर में हिल्सा मछली लौट गई है, सारा जलीय जीवन लौट गया है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है गंगा की सबसे बड़ी धरोहर है, वो डॉल्फिन मछली उसमें वापस लौट गई है। पानी शुद्ध निर्मल हो गया है और गंगा नदी अविरल बने, इसको हमने सफलता के साथ में पूरा किया। हमने गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गौरी, इन सब के लिए काम किया। इन सब के का मान वापस स्थापित करने के लिए काम किया। एक तरफ वो सेना और दूसरी तरफ जो लोग खुलेआम ये कहते हैं कि मोदी जीता तो सनातन की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए मोदी को हराना है। उस गठबंधन के एक घटक डीएमके के जो मुख्यमंत्री वहां तमिलनाडु में, उनके बेटे ये कहते हैं कि ये सनातन जो है ये कोरोना के जैसा है, ये सनातन जो है ये कैंसर के जैसा है, ये सनातन मलेरिया के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है, इस सनातन को समाप्त होना चाहिए। एक तरफ ये विचारधारा जो सनातन को स्थापित करने और उसको विश्व में पूरे का जो है वो सम्मान दिलाने के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो सेना खड़ी है वो सनातन को समाप्त करने की कल्पना के साथ में मैदान में। एक तरफ वो सेना खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो परिवार लड़ने के लिए खड़ा है, जो परिवार देश की अखंडता पर भरोसा करता है और अखंड भारत की सौगंध खा करके कल्पना करते हुए बात करता है। और दूसरी तरफ आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद में खड़गे साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि 370 हटती है तो देश के दूसरे प्रदेशों पर क्या फर्क पड़ता है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का हम नारा लगाते थे। मुझे याद आता है, एक दिन मुझे किसी ने पूछा था कि तुम कभी कश्मीर गए हो। मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ता था। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम ये कश्मीर का नारा क्यों लगाते हो, तुमने तो कश्मीर देखा नहीं है, तुमको पता नहीं है कश्मीर की हकीकत क्या है। मैंने कहा है कि मेरी इस आंख ने मेरी इस आंख को कभी नहीं देखा, लेकिन इसमें अगर तिनका पड़ता है तो आंसू इधर से भी निकलता है।
ये हम भारत के एक परिवार के लोग हैं, हम सब एक घटक हैं, हम सब लोग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। उस कश्मीर को भारत से अलग करने की कल्पना करने वाले लोगों के साथ में जो खड़े, एक तरफ वो लोग हैं जो भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों के साथ में जम्मू कश्मीर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर के खड़े होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सौगंध खा करके कहते हैं माननीय अमित शाह जी क्या क्या जो है पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको लेने के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे, और दूसरी तरफ उस पाक अधिकृत कश्मीर को खोने का षड्यंत्र करने वाला वो कांग्रेस का कुनबा खड़ा है। अब निर्णय हम सबको करना है। मैं जानता हूं इस परिवार में यहां जो लोग बैठे हैं उन सब ने निर्णय किया हुआ है, लेकिन हम सब जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग उसका निर्णय करें। हम जिस बूथ के रहते हैं हम सब कोई किसी न किसी बूथ पे तो हमारा वोट पड़ता होगा। ऐसा भी कोई है क्या कि भैया जिसका वोट नहीं पड़ता कहीं भी? हाथ खड़ा करो, कोई है तो मुझे बताओ। छोटे बच्चे छोड़ देना जो कहेंगे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मैं आप सबको एक जिम्मेदारी देता हूं, जितने लोग यहां बैठे हम सब लोग बड़े नेता हैं। इस लाइन में पहली लाइन में बैठे हैं रहमत सिंह जी से लेकर के और सुमित्रा जी से लेकर के और इधर से इधर तक ये तो सब बड़े बड़े नेता हैं। सब इनको एक वार्ड में काम भी करना है, वार्ड से बाहर भी काम करना है, उसके अलावा भी इनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। सुमित्रा जी तो जोधपुर से लेकर के बिलाड़ा से लेकर के और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां बड़ौदी तक इनका साम्राज्य। लेकिन हम सब लोग जितने लोग यहां बैठे हैं हम सबको अपने बूथ को मजबूत करना। मैं तो आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, अपने बूथ के 1100 वोट के ऊपर चिंता करिए। हम सब मिलकर के अपने बूथ को मजबूत करने के लिए काम करें। वो 1000, अभी हम यहां कम से कम 300 की संख्या में 400 की संख्या में लोग बैठे, हम 500 लोग जो यहां बैठे हैं 500 लोग कम से कम भी 300 बूथ के होंगे या 200 बूथ के होंगे। उन 200 बूथ पर अगर हम एक बूथ पर मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप अगर 200-250 वोट बढ़ा दें तो कितने वोट बढ़ते हैं? 5000 वोट बढ़ते हैं। और 5000 वोट अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक्स्ट्रा एडिशनल करा देते हो, जुड़वा देते हो, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा नेता कोई भी नहीं है। क्योंकि 5000 वोट जुड़वाने बढ़ाने के लिए मुझे और जोगाराम जी साहब को 3-4 घंटे, क्या नींद आ गई साहब, 3-4 घंटे जो है वो गांव में घूमना पड़ता, बहुत सारे भाषण देने पड़ते हैं। 1-1 घंटे तक हमको जो है जोर लगा लगा के भाषण देते हैं, तब जाकर के 500 वोट बढ़ते हैं।